नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स चैनल पर स्वागत है, जहां आज के करंट अफेयर्स के विषयों का परीक्षा के दृष्टिकोण से विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों से शुरू करते हैं, जहां असम के नाथुनपुर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 की शुरुआत की गई है। देखिए, इसका उद्देश्य काफी स्पष्ट है, क्योंकि ये चीन की सीमा के अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके विकास पर पूरी तरह से केंद्रित है। एकदम सही। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि आंतरिक सुरक्षा के मामले में है, जहां गृह मंत्रालय यानी MHA द्वारा बिहार को पूरी तरह से नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभावित जिले 23 से घटकर अब सीधे 0 हो गए हैं और इसका अंतिम सरेंडर मुंगेर में हुआ है। और इसी के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा एक TD वैक्सीन लॉन्च की गई है। सही कहा। ये वैक्सीन मुख्य रूप से टिटनस और डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए डिजाइन की गई है, जो स्वास्थ्य ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय के बाद वैश्विक टैरिफ में एक बड़ा बदलाव आया है। जी, जो ग्लोबल टैरिफ है उसे 10% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है, जिसका वैश्विक व्यापार पर गहरा असर होगा। बिल्कुल। और पर्यावरण और कानून के नजरिए से न्यूजीलैंड से एक बड़ी खबर है, जहां MT टरानाकी ज्वालामुखी को एक विशेष कानूनी दर्जा मिला है। हाँ, उसे कानूनी तौर पर एक जीवित व्यक्ति या लीगल पर्सन का अधिकार दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण का एक नया मॉडल है। अब भूगर्भीय घटनाओं की बात करें तो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित माउंट कानलियोन में हाल ही में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जी, इस विस्फोट का प्रभाव इतना व्यापक था कि लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक सिर्फ राख ही राख देखी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं और योजनाओं की बात करते हैं, जहां अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए इंडिया UK ऑफशोर विंड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य महत्व इसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विजन से जोड़कर देखने में है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य पूरे होंगे। और तकनीक के मोर्चे पर AI इम्पैक्ट समिट में एक बहुत ही अहम घोषणा हुई है। बिल्कुल। भारत ने अपने सफल डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के लिए अफ्रीकी देश केन्या के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। हाँ, और भारत सरकार ने जानवरों के संरक्षण के लिए भी एक कदम उठाया है, जहां ऊंटों की घटती जनसंख्या को रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल कैमल स्टेबलाइजेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण योजना है। पहलुओं को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338A के तहत हुई थी। जी, और वैश्विक राजनीति में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की सजा एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। बिल्कुल। उन्हें देश में अवैध रूप से मार्शल लॉ लगाने के प्रयास के आरोप में अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा मिली है। और अगर हम भारत में वापस आएं, तो केरला ने वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक ऐतिहासिक विधायी कदम उठाया है। हाँ, केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित किया है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत आधिकारिक रूप से USA के नेतृत्व वाले पेस सिलिका अलायंस में शामिल हो गया है। इस अलायंस का जो मुख्य फोकस है वो रेयर अर्थ मेटल्स और उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने से संबंधित है। और पर्यावरण से जुड़े अर्थशास्त्र में यूरोपियन यूनियन यानी EU ने दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया है। जी, और ये समझना जरूरी है कि इस नए टैक्स से मुख्य रूप से जो स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन या नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता है, उसमें 22.6% की वृद्धि हुई है। हाँ, और इस जबरदस्त वृद्धि के साथ देश की कुल स्वच्छ ऊर्जा क्षमता अब 66.78 GW तक पहुंच गई है। बिल्कुल। और हमने जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के चरण 2 की बात की थी, उसके लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया। हाँ, इसके लिए 6,839 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के लिए है। और इस भारी निवेश से 15 राज्यों और UTs के कुल 1954 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। ये आंकड़े परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से नोट करना चाहिए। सूचकांकों के खंड में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जारी किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति काफी मजबूत है। बिल्कुल। भारत ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए इस सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में अपना 7वां स्थान बरकरार रखा है। और इसी बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF द्वारा भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है। जी, WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की है, जो कि इस रिपोर्ट का 21वां संस्करण है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय की एक बहुत ही खास रिपोर्ट आई है, जो लद्दाख में
हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड की गणना से जुड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कठिन सर्वे के बाद लद्दाख में इनकी कुल संख्या 477 दर्ज की गई है। विज्ञान और तकनीक में मिजोरम से एक बहुत ही दिलचस्प खोज सामने आई है, जहां सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। जी, इस नई प्रजाति का नाम कैलेमारिया रखा गया है, जो पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता को दर्शाता है। और बुनियादी ढांचे में पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण को लेकर भारत ने एक बड़ा वैश्विक मुकाम हासिल किया है। हाँ, भारत अब बायोबिटामिन का उपयोग करके सड़क बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। अंतरिक्ष शोध के मोर्चे पर भी नई जानकारी आई है, जहां प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा पर हालिया अध्ययन किए गए हैं। और परीक्षा के लिए ये नाम याद रखना जरूरी है कि प्लूटो के इस सबसे बड़े चंद्रमा का नाम शारोन है। रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार का नक्सल फ्री घोषित होना आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और ये स्पष्ट रूप से हमारे सुरक्षा बलों के निरंतर और समन्वित अभियानों का ही एक सफल परिणाम है। और जो पेस सिलिका अलायंस है, उसमें भारत का शामिल होना भी रक्षा महत्व के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। जी, क्योंकि ये गठबंधन विशेष रूप से सेमीकंडक्टर निर्माण और सैन्य रडार तकनीक के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक उद्देश्य ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर जो हमारी निर्भरता है, उसे कम किया जाए। सही कहा। आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अब हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के अलवर में राज्य का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है। और वन्य जीवों की आबादी के मामले में मध्य प्रदेश को अब आधिकारिक तौर पर भारत की लियोपार्ड कैपिटल का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक विशेष सांप की खोज हुई है। जी, वहां पर एक बहुत ही दुर्लभ रेनबो वाटर स्नेक देखा गया है, जो उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अहम है। और बाघों के संरक्षण से जुड़े इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विस्तार में एक नया देश जुड़ गया है। हाँ, हमारा पड़ोसी देश नेपाल अब इस महत्वपूर्ण वैश्विक गठबंधन में एक नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। सम्मेलनों की बात करें तो प्रतिष्ठित अर्थशॉट प्राइज 2026 की मेजबानी इस बार भारत के मुंबई शहर द्वारा की जाएगी। ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इसे पर्यावरण का ऑस्कर कहा जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 2020 में प्रिंस विलियम ने की थी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा वर्ष 2026 को एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जी, इसे अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है, जो पारंपरिक कृषि प्रणालियों को मान्यता देता है। और परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि इसके लिए जो प्रस्तावक देश था वो मंगोलिया था। बिल्कुल, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव अक्सर सीधे सवालों के रूप में परीक्षाओं में देखे जाते हैं। खेल जगत के अपडेट्स पर आते हैं, जहां बेंगलुरु में लिबरवेन चैंपियंस कप 2026 का आयोजन किया गया था। और इसमें भारत के शानदार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक बार फिर अपना दबदबा बनाते हुए कमल चावला को हराकर यह खिताब जीता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलान विंटर ओलंपिक्स 2026 में महिला हॉकी के रोमांचक परिणाम सामने आए हैं। जी, वहां यूएसए की टीम ने फाइनल में कनाडा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में ये यूएसए का कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। खेल से जुड़े ये जो आंकड़े होते हैं, ये अक्सर मैचिंग वाले सवालों में काफी मददगार साबित होते हैं। अब कुछ प्रमुख पुरस्कारों को देख लेते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र में लुमीना डेटामैटिक्स कंपनी के समीर कनोडिया को एक बड़ा सम्मान मिला है। हाँ, उन्हें लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर 2026 के खिताब के लिए चुना गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एक भारतीय विजेता को मिला है। बिल्कुल, भारतीय अधिकारी सुप्रिया साहू को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें ये सम्मान उनके उत्कृष्ट नीति नेतृत्व और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया गया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जब किसी भारतीय को मिलते हैं तो वो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी में आ जाते हैं। प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा करें तो सबसे पहले प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय का नाम आता है, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है। जी, साहित्य में उनका योगदान बहुत बड़ा है, खासकर उनकी प्रसिद्ध कृति चौरंगी यानी चौरिंगी के लिए, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। राजनीतिक नियुक्तियों और चर्चाओं के संदर्भ में एक और नाम काफी सुर्खियों में रहा है, वो है रिकी एंड्रयू का। और परीक्षा के लिए बस इतना याद रखना है कि वे वर्तमान में मेघालय के शिलोंग से सांसद यानी एमपी के पद पर कार्यरत है। इस तरह के जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं वो क्विक रिवीजन में बहुत काम आते हैं। जी बिल्कुल, समय बचाने के लिए इन तथ्यों को सीधी याद रखना ही सबसे सही रणनीति होती है। महत्वपूर्ण दिवसों के खंड में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया है, जिसे सबसे पहले 1999 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था।
और इस वर्ष के लिए जो इसकी आधिकारिक थीम रखी गई है वो है यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, जिसे नोट कर लेना चाहिए। इसके साथ ही हम पर्यावरण से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवसों का एक त्वरित रिवीजन भी कर लेते हैं। जी, जैसे कि वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वाटर वीक 24 से 28 अगस्त के बीच होता है। और इसी सूची में एक और अहम तारीख है 4 सितंबर, जिस दिन नेशनल वाइल्ड लाइफ डे आयोजित किया जाता है। दिवसों और उनकी थीम का ये कॉम्बिनेशन हर प्रतियोगी परीक्षा का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। अब हम एक बहुत ही उपयोगी मैच द फॉलोइंग प्रारूप को हल करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन और पक्का हो सके। तो सबसे पहले चक्रवात टाइफून मोन्था का जो सही मिलान है वो विकल्प 1 यानी थाईलैंड के साथ होगा। पार्टनर देश की बात करें तो उसका सही उत्तर विकल्प 3 यानी केन्या है। और अंत में जो 477 की संख्या के साथ हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड की गणना है, उसका मिलान विकल्प 4 यानी लद्दाख के साथ है। इस तरह के अभ्यास से जो तथ्य हमने पढ़े हैं वो दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक विषय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर थोड़ा गहराई से चर्चा करते हैं। अगर हम इसके चरण 1 को देखें जो 2023 में शुरू हुआ था, उसका 4800 करोड़ का बजट केवल चीन सीमा के राज्यों के लिए था। जी, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख जैसे क्षेत्र शामिल थे। लेकिन इसका जो नया अपडेटेड चरण 2 है जो 2026 में असम से शुरू हुआ है, वो अब सभी गैर चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कवर करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य महत्व को समझना परीक्षा के विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसका जो सबसे मुख्य लक्ष्य है वो सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले पलायन या माइग्रेशन को रोकना और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है। चलिए अब इन सभी वन लाइनर्स और कीवर्ड्स को तेजी से लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ओडिशा के सोनापुर और पुरी को ब्लू फ्लैग बीच का पुनः प्रमाणन मिला है। और संरक्षण के मोर्चे पर नागालैंड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेंगोलिन के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बुनियादी ढांचे में देखें तो देश का पहला बांस थीम वाला बैम्बू टर्मिनल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बनकर तैयार हो गया है। ऊर्जा परियोजनाओं में जम्मू और कश्मीर के अंदर चिनाब नदी पर 260 MD की क्षमता वाला दुलहस्ती प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। और पर्यावरण के लिहाज से केरल का कासरगोड या कसरागोड भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इस अध्ययन सत्र के फ्री PDF और बोनस शीट प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से जुड़ें। धन्यवाद।